नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। हरियाणा के नतीजे आ गए और बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला नतीजों में। लेकिन इन नतीजों में, इस बड़े उलटफेर में मशीनी योगदान कितना है और इंसानी योगदान कितना है, मशीनी खेल कितना है और इंसानी खेल कितना है, इस पर चर्चा जरूरी है। लोकतंत्र में चुनावी विजय के बाद सवाल खड़े होने शुरू होते हैं, सवाल बंद नहीं होते, जुबान बंद नहीं होती है। अब तो सवाल शुरू होंगे। तमाम हमारे साथी पत्रकार, हरियाणा के जिले जिले के पत्रकार, दिल्ली के पत्रकार इस बात से चिंतित हैं, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। अब हम क्या बोलें, स्क्रीन पर कैसे आए, दर्शकों से कैसे रूबरू हों। हमने पिछले 1 महीने 1.5 महीने हमने जो बताया बिल्कुल उसके उलट हो गया। लेकिन आप दर्शकों से, जनमानस से, आम जन से मुंह छिपाने की बात ही बिल्कुल मत करिए। मैं तो कल्पना भी नहीं करता। इसलिए कल्पना नहीं करते क्योंकि जो जनता का मूड था, हमने जनता का मूड बताया था। हमने मशीनों का मूड थोड़ा ना बताया था, हमने साजिशों का मूड थोड़ा ना बताया था, हमने इंसानी खुराफातों का मूड थोड़ी ना बताया था। हमने मतदाताओं का मूड बताया था। और आज की तारीख में हमारा लोकतंत्र जहां खड़ा है, हमारी चुनावी प्रक्रिया जहां खड़ी है, वहां पर मतदाताओं का मिजाज कई बार जेबी हो जाता है। उसको जेब में बंद करके जिप में क्लोज कर दिया जा रहा है। इसलिए इस विषय पर चर्चा होगी और सवाल खड़ा होगा कि 99% चार्ज मशीन मतदान के बाद स्ट्रांग रूम में 3 दिन से रखी हुई 99% चार्ज मशीन कैसे खुली मतगणना में। क्यों नहीं, सवाल होगा। ये कांग्रेस के नकारे नेता भले न करें, हम करेंगे। भाव को जोड़िए, कंट्रोल रूम चर्चा में जोड़िए। और आज इंसानी, स्वागत है भाव आपका, आज जो इंसानी करामात करने वाले हैं और मशीनी करामात, दोनों पर चर्चा होगी। सबसे पहले भाऊ मैं आपको एक बाइट सुनाता हूं, लेकिन ये बाइट इसलिए सुना रहा हूं, आज रिकॉर्ड में इसको हम ले रहे हैं क्योंकि ये गुम हो जाएगी कुछ वक्त में। अब तक गुम हो चुकी होगी, हम तक आई है तो हम इसको रिकॉर्ड में ले आते हैं। कंट्रोल रूम जरा सुनाइए 99% चार्ज मशीन की कहानी सुनाइए। क्या समस्या है? समस्या ये आ रही है कि पानीपत शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग चल रही थी। 2 राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए। तीसरे राउंड में 6 ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई, और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। बाकी जो नॉर्मल ईवीएम हमारी खुल रही है राउंड में, जिसमें एक 70 से 72-78% बैटरी बैलेंस है, वहां पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है। जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है, जिससे हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं, अंदर सबके एजेंट मौजूद है, वो सब संतुष्ट है। बट 99% बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है, उसमें खाली एक बीजेपी ही क्यों इंक्रीज कर रही है, वो भी मोर देन 60 और 65%। क्वेश्चन इज दिस। हमने काउंटिंग रुकवा दी है। इलेक्शन ऑब्जर्वर जो हमारे काउंटिंग ऑब्जर्वर है वो रिजॉल्व कर रहे हैं। 6 मशीनें हमने उनके सुपुर्द करवा दी हैं। काउंटिंग पानीपत शहरी की रोक दी गई है। कितने समय के अंतराल में लगातार बैटरी 99? बैटरी अब तीसरे राउंड में 6 पोलिंग बूथ खुले हैं, जिसमें 6 बूथों पे बैटरी 99% है। हमने ऑब्जेक्शन किया है, इलेक्शन कमीशन को मेल की है। हमारे जो आरओ टेबल पे जो हमारे साथी बैठे हैं वो इस बात को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, इस बात का संज्ञान ले लिया है और हमने इस बात को रुकवा दिया। एक मिनट, हमने इस काउंटिंग को रुकवा दिया। ये सरेआम धांधली है। आप एक चीज मोटी सी, आप मीडिया के भाई खड़े हैं सारे, हम सवेरे मोबाइल चार्ज करके निकलते हैं या लैपटॉप चार्ज करके बैठते हैं तो उस पे काम करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे उसका यूजेज होगा वैसे बैटरी ड्रेन हो जाएगी। आप सबके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। इस बार काउंटिंग बंद है। काउंटिंग अभी बंद करा दी गई है। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा हम आगे काउंटिंग नहीं होने देंगे। 99% का मतलब है बीजेपी धांधली कर रही है, मशीनों में गड़बड़ की गई है।
और इस बैटरी से रिलेटेड चुनाव आयोग को एक एसएलपी का भी सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये लिटिगेशन पेंडिंग है। मेरा नाम संजीव चौधरी है, मैं बुल्ले शाह जी का, श्री वीरेंद्र शाह का एजेंट हूँ, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। सुना आपने भाव, 70 से 72% जिनकी बैटरी बची है उनमें जो आ रहा है वो सब सेटिस्फैक्ट्री है। और ये मशीनें हर राउंड में, ये 2 राउंड के बाद एंट्री हुई, लेकिन ये 6 मशीनें एक मुश्त आई। वो 6 मशीनें अलग अलग राउंड में घुसेंगी। हर राउंड में वो मशीनें मिक्स होंगी। मान लिया एक राउंड में 3 मशीन खुली या 10 मशीन खुली, 2 मशीन वो होगी, उसमें इकट्ठे 70%, मतलब 70% अगर बीजेपी को चला गया, 100 में 70 वोट, तो 10,000 वोट अगर गिने गए उस राउंड में, तो 7,000 बीजेपी को गया, 3,000 में सब शामिल, बाजा सब शामिल। अब इस पे ये खुलेआम, ये मीडिया, ये कोई हम तो बता नहीं रहे कहानी, मीडिया के सामने इस आदमी ने कहा, इस कांग्रेस से जुड़े शख्स ने कहा। अब कैसे हम इस चुनावी प्रक्रिया पर यकीन कर लें और क्यों सवाल न खड़ा हो? क्यों हम कहें कि नहीं जी अब तो हमने जो दिखाया था, हमने जो बताए थे उसके उलट नतीजे आ गए, अब हम मुंह छिपा के बैठेंगे? अगर लोकतंत्र का कोई चीरहरण करेगा, जनादेश को कोई किडनैप करेगा, तो हम क्यों मुंह छिपाए? देखिए आशीष, जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम जनता के बीच में घूमते हैं। न्यूज लॉन्चर की टीम 15 दिन तक हरियाणा में घूम रही थी, जगह जगह की रिपोर्ट्स आ रही थी। वो तमाम वीडियोस जिसमें उम्मीदवारों को बीजेपी के अंदर घुसने नहीं दे रहे थे, वो तमाम वीडियोस जहां खाली चेयर के सामने उम्मीदवार भाषण दे रहे थे, तमाम वीडियोस जहां किटी पार्टी वाले हॉल में खट्टर साहब बात कर रहे थे, वो तमाम वीडियोस जहां प्रधानमंत्री की रैली में 10,000 तक लोग जुगाड़ करना मुश्किल हो रहा था, और दूसरी तरफ जब कांग्रेस की रैली होती थी तो लाखों की तादाद में भीड़ आती थी। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जो भीड़ है ये बेरर चेक होता है। जब तक ये बैंक में डिपॉजिट नहीं होता और आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता तो उसकी वैल्यू रद्दी की भी नहीं है, क्योंकि चेक का वजन भी नहीं होता। तो कुल मिलाकर ये भीड़ थी, जनता परिवर्तन चाहती थी। वोट परसेंटेज भी देखा जाए तो कांग्रेस का वोट परसेंटेज ज्यादा है। ये सारी चीजें होते हुए भी सीट का कन्वर्जन ऐसा क्यों हुआ? इसको यदि आप इस 90 सीटों पे माइक्रो लेवल पे बात करेंगे तो मोटी मोटी तौर पे यदि मैं कहूं कि 8 से 10 सीटें, ये जो मशीनों की आप धांधली बता रहे हो, 10% बैटरी की, मतलब 99% बैटरी हो ही नहीं सकती किसी मशीन की। यदि वो मशीन एक बार पोलिंग बूथ से निकलने के बाद 3 दिन तक, यदि 2 दिन तक यदि वो खाली पड़ी हुई है अंदर, तो पोलिंग तो ऐसा नहीं, तो पोलिंग होने के बाद चार्ज करके आपने सील की है, आपने पोलिंग की, जो बैटरी जितनी थी उतनी बैटरी पे होगी। और ये बैटरी यूज भी नहीं करो तो लगातार यदि वो पैसे पड़ी रहे तो उसमें लॉस तो होता है, एनर्जी लॉस। उसके बाद वो आती है तो फिर आपको पता पड़ता है कि बैटरी कितनी है। यदि बैटरी 99% होती है, इसका मतलब ये 1-2 नहीं, 6 मशीनें पकड़ी गई, एक बूथ पे इन्होंने ध्यान दिया। क्या कभी कोई आदमी ये सोच सकता है कि बैटरी की लाइफ ही देखी जाएगी और इससे भी आपको निष्कर्ष निकालना पड़ेगा? ये बातें क्यों आती है? क्योंकि सारे एग्जिट पोल, छोड़िए एग्जिट पोल, कई लोगों का विश्वास नहीं एग्जिट पोल, कई बार हम भी नकारते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई विश्लेषक नहीं, ऐसा मुझे कोई बीजेपी का बड़ा नेता नहीं मिला जो दावे के साथ कह रहा था कि हम सरकार बनाए। जब काउंटिंग शुरू हुई और इनिशियल स्टेज में सैनी साहब ने ये स्टेटमेंट तक दे दिया कि यदि ये चुनाव हारते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। ये सारी बातें इसके बाद बदलती गई। मैं 3 पॉइंट पे मोटे तौर पे इस चुनाव का विश्लेषण, नतीजों का विश्लेषण करता हूं। पहले वो कि भाजपा ने एंटी इनकम्बेंसी के नाम पे पुराने लोगों को टिकट काट के नए लोगों को टिकट दिए, उनको फायदा हुआ और वो हमेशा ये करते आ रहे। दूसरी बात, 10 टिकट कांग्रेस ने वैसे ही फेंक दिए, ये समझ लीजिए। कई उम्मीदवार थे, शैलजा जी ने, खासकर बीच के सामने शैलजा जी ने जो उम्मीदवार उतारा था वो आज कौन से नंबर पे है देख लीजिए। और जो वहां जीता हुआ उम्मीदवार था उसका टिकट सिर्फ इसलिए काटा था क्योंकि शैलजा जी के दरबार में शायद वो नहीं गई चित्रा। तो यह हाल हो गया कि चित्रा नंबर 2 पे और 20 जीत गए। ये दूसरी बार है 20 के सामने कांग्रेस ने जानबूझ के कमजोर उम्मीदवार दिया। ठीक है, वेणुगोपाल जी ने एक महिला का नाम रिकमेंड किया, वो 8,000 वोट भी नहीं पा पाई। क्या वेणुगोपाल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है,
यदि वो खुद ही बागड़ी मतलब खेत को खाने लगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? जब वेणुगोपाल जी ऐसे महिला को प्रपोज कर रहे हैं कि भाई इसको टिकट देना चाहिए और उसके लिए इशू बना दे, और जबरदस्ती वो हरियाणा में एक सीट आप बीजेपी को हवाले कर रहे हो, तो जब आप कर रहे हो तो बाकी लोग भी 2-2 3-3 सीटें करते हैं, पैसे लेके खेल हो गए होंगे। कम से कम 10 सीटें ऐसी है कांग्रेस की, चिन्हित कर सकता हूं मैं। जब रिजल्ट पूरे आएंगे, नतीजे सामने होंगे बूथ लेवल पे, तब माइक्रो लेवल पे विश्लेषण करके एक बार फिर हरियाणा पे बात करेंगे। लेकिन आज फौरी तौर पे जो सामने आती है, तो कम से कम 10 सीटें ऐसी है जो कांग्रेस ने सीट डिस्ट्रीब्यूशन में ही खो दी थी, करीब करीब 10 सीटें। तीसरी बात, कांग्रेस ने ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, हमारे अभिषेक कहते हैं कि कमलनाथ फ्रेंचाइजी ले लो मध्य प्रदेश की, आप अशोक गहलोत राजस्थान की फ्रेंचाइजी ले लो, तो आपने यहाँ हुड्डा जी को फ्रेंचाइजी दी। हुड्डा जी ने 72 टिकट अपने लोगों को दे दिए, उसमें से कितने जीते, कितने कमजोर थे। शैलजा जी ने अपने एरिया में टिकट मांगे, चाहे जीता उम्मीदवार हो ना हो, लेकिन मेरा कोटा पूरा होना चाहिए। ये कोटा सिस्टम जो है ये खा गया, और ये कोटा सिस्टम इस हद तक गया कि सुरजेवाला कहता है कि हम तीनों में से एक मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब हरियाणा की जनता की कोई महत्व मतलब अहम है नहीं कि वो तो घोड़ मतलब बकरे भेड़ बकरियों जैसे कि आप हाँकते जाओ। आपने पहले तय कर लिया कि हुड्डा जी बनेंगे, आप बनेंगे, क्यों बाकी को नहीं बन सकते? दलित चेहरे के नाम पे हमेशा शैलजा जी को सामने लाया जाता है कि भाई शैलजा जी है। वहां दलित चेहरे और है, 3-3 बार के एमएलए है, मंत्री रहे हैं, दलित चेहरे हैं वहां पे, लेकिन उनको तवज्जो नहीं दी जाती क्योंकि एक सेट फॉर्मेट में दिल्ली का एक रैकेट है कांग्रेस का। इसलिए राहुल गांधी कितनी भी मेहनत करे, उस मेहनत पे पानी फिर जाता है। जहां 1-to-1 मार्किंग होती है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, आमने सामने की फाइट होती है, कांग्रेस बीजेपी के हथकंडे को नहीं अपना पाती। मैं इसको षड्यंत्र नहीं कहता। देखिए आशीष, ये जो चुनाव है, ये भले ही मोहन भागवत कहे कि प्रतियोगिता है, लेकिन बीजेपी के लिए युद्ध होता है, और युद्ध में सब चीजें जायज होती है। वो मशीनों का उपयोग भी करेंगे, लेकिन फिर आपको डट के रहना पड़ेगा। हम आज अब ऐसे ही एक हरियाणा के हमारे मित्र जो ऑफिस विजिट पे आए थे, जय सिंह अग्रवाल, उन्होंने बताया कि वो जीतने के बाद भी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था उनको, तो वो कलेक्टर के पास कैसे डटे रहे और अपना सर्टिफिकेट लेके गए। तो क्या उम्मीदवारों ने ऐसा किया? क्या आपके पास बूथ लेवल पे लोग थे? क्या अंदर के एजेंट, इस एजेंट ने जिसका आपने बाइट सुनाया, उसने कम से कम मशीनों के 90% देखे डाउट उठाया, वैलिड डाउट है। ऐसा कितने लोगों ने मशीन चार्ज का देखा होगा? नहीं देखा होगा। आप फॉर्मेलिटी के लिए लड़ते हो या अंदर रह के लड़ते हो? क्योंकि आप जो भाजपा के साथ लड़ रहे हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि राजीव कुमार और उसका ऑफिस भाजपा के साथ है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मशीन में मैनिपुलेशन हो सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो सकती है। आपको ये भी होना चाहिए कि जब आपके खिलाफ इंडिपेंडेंट कोई उतारता है, तो जो स्थानीय नेता था जो चुनाव लड़ रहा था, उसे कम से कम अपने क्षेत्र में ये इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो है, ये अपने को कितनी तकलीफ दे सकता है, निर्दलीय, इसका एक आइडिया होता है। उसका आपने काट क्या किया? नहीं। कम से कम 10 सीटें ऐसी है जहां निर्दलीयों ने 10-10, 8-8, 12-12 हजार वोट लिए, और उससे मार्जिन, कम मार्जिन से कांग्रेस हारी है। तो बीजेपी ने तो सारे घोड़े खोल दिए थे, बीजेपी ने किसी घोड़े का नहीं कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद जो मुझे लगता है, मेरा बार-बार आकलन था, मैं कई जगह पे ये बोल चुका था कि चाहे मशीनें कर लो, चाहे चुनाव आयोग साथ में ले लो, चाहे तुम कितने भी हथकंडे बोलो, इस बार जनता ने मन बना दिया है कि वो आपको नहीं चाहती। तो जो जनता ने मन बना दिया, वो काम मिसफायर हो गया। सवाल ये है, क्या जनता ने मन बनाने के बाद मशीनों में खेल हुए? क्या जनता ने मन बनाने के बाद इंडिपेंडेंट, यदि लोग कहते थे कि हरियाणा के लोग बड़े समझदार है और बिल्कुल सही वोट है, लेकिन भाई समझदार है तो इंडिपेंडेंट को 12-12 हजार वोट कैसे पड़े? ये जानते हुए कि ये आदमी जीतेगा नहीं। वो 12 हजार वोट किसके गए? यकीनन कांग्रेस के गए। तो कई जगह उन्होंने तो बिल्कुल प्री प्लान से, जैसा हम कई पहले से भी बोलते आ रहे हैं कि चंद्रशेखर और मायावती जी ये दलित वोट में सेंध करेगी, तो इनकी सेंध रखने के लिए आपने और क्या किया? वहां शैलजा जी को भवन में बैठी रही 2 दिन 3 दिन, और जब मोदी जी और अमित शाह जी शैलजा जी को लेकर तंज कस रहे थे, तब शैलजा जी ने करारा जवाब दे देना चाहिए था कि आप अपने पार्टी में दलितों की स्थिति देखिए, ये हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं।
तो दलितों को लगता था, दलित मतदाता जो शैलजा जी के साथ था, उनको लगता होगा कि नहीं नहीं बहन जी सही कह रही। लेकिन जब वहां के बारे में तंज कसा जा रहा था, कांग्रेस पे लगातार हमले हो रहे थे शैलजा को लेके, और शैलजा मंद मंद मुस्कुरा रही थी। शैलजा जी अपना इंपॉर्टेंस दिखा रही थी, सुरजेवाला अपना इंपॉर्टेंस दिखा रहे थे, हुड्डा जी अपना इंपॉर्टेंस दिखा रहे थे। ये तीनों पावर सेंटर अपना अपना इंपॉर्टेंस दिखाने के चक्कर में बीजेपी को हाथ में सत्ता सौंपी। ऐसा कोई कारण नहीं है बीजेपी का। यदि वो कहते हैं, मुझे ताज्जुब लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता जो आके टेलीविजन पे राहुल गांधी को नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए और ये विकास की गाथा की एंडोर्समेंट है। अरे मत प्रतिशत तुम्हारा कम है, वोट ज्यादा कांग्रेस को गिरे हैं। दूसरी बात, आपके कितने लास्ट में बराबर हो गया है, लास्ट में बराबर हो गया है, मतलब तो बराबर हो गया, तो आप इसको अभूतपूर्व जीत नहीं मान सकते ना। और दूसरी बात है कि आप आपके मंत्री कितने हारे? क्या वो हार गए? हाँ, एक नायब सिंह सैनी को छोड़ दिया जाए और एक और अभी फाइट में, मतलब एक का रिजल्ट बचा हुआ था, वो हैं, बाकी सब हार गए, बाकी सब हार गए। मंत्री हारने का मतलब क्या है? मंत्री हारने के मायने क्या है? बिल्कुल। तो इसका मतलब सरकार को नकारा है। हाँ, सरकार को नकारा है, आपके मंत्री हारे हैं। और नई लोगों को जो आपने एंटी इनकम्बेंसी के नाम पे नए लोगों को जो टिकट दिए, तो लोगों ने उन पर विश्वास रखा कि चलो भैया इसको एक बार ट्राई कर लेते। कांग्रेस में और एक बीजेपी में एक बुनियादी डिफरेंस है, जो इस पे कांग्रेस आला कमान को देखना होगा। बीजेपी समुद्र जैसा बिहेव करती है। समुद्र का नेचर क्या है? लाश समुद्र किनारे पे लगा देता है और जीवित चीजों को समुद्र निगलता है। तो जो पॉलिटिकल लाश हो गए, बोझ हो गए, उनको साइड में टिका देता है बीजेपी। और कांग्रेस पिरामिड जैसा काम करती है। पिरामिड के अंदर क्या होता था? 1000 साल पुरानी डेड बॉडी रखी हुई है, लपेटी हुई, जिसको मम्मी कहते हैं। तो कांग्रेस से पिरामिड है, उसके नीचे जाओ तो 1000 साल की मम्मियां मिलेंगी आपको, डेड बॉडीज। कब रिटायर्ड होंगे? कब इन लोगों को घर बिठाया जाएगा? जवाबदेही किसकी है? चुनाव के बाद आप कहोगे कि आपने ये किया वो किया, जवाबदेही क्यों नहीं तय होती? हुड्डा जी ने जितने टिकट दिए, हुड्डा जी जवाब दे। शैलजा ने ये टिकट दिया था, क्यों अपने आदमी को वीज के सामने उतारा, कमजोर आदमी को? शैलजा बता दे। और यदि आपको इतना आकलन नहीं है कि आपके क्षेत्र में यह इतना कमजोर 8000 वोट भी नहीं पाने वाला कैंडिडेट है, तो फिर उसको आपने क्यों दिया? वेणुगोपाल जी को पूछना चाहिए। केरल का आदमी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी है, तो हर राज्य में एक दो सीटों पे मुंह मारेगा क्या? आपने व्यक्तिगत संबंध घर रखिए ना। हम भी इंसान हैं, हमारे भी नेताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध होते हैं, लेकिन जब हम चुनावी विश्लेषण करेंगे तो उनको माफ थोड़ी करेंगे। यदि गलती होगी तो बोल देना पड़ेगा। व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह पे, आपके किसी के साथ व्यक्तिगत संबंध है, आप निभाइए, चॉपर में लेके घूमिए। ये क्या जरूरत थी आपको कि आप किसको टिकट देके एक सीट आपने गवा दी? वहां पे चौथे नंबर पे आ गए वो। मैं आंकड़े मैं भाव 2-3 मिनट में लूंगा। एक तो सीट की बात आई कि ये लोग सीट अपने निजी संबंधों में बांट देते हैं, और भाजपा उससे मुकाबला है जहां पर अमित शाह मोदी के निजी संबंधों की लाज नहीं रखते सीट बंटवारे में, और मोदी अमित शाह के निजी संबंधों की लाज नहीं रखते सीट बंटवारे में। उन्हें सीट हर हाल में जीतना है, वहां पर किसी की भी कुर्बानी देनी पड़े। आपने कहा 10 सीटें ऐसी हैं जहां निर्दलियों ने जो है बड़ा वोट लिया है। मैं 25 सीटों का नाम गिनवाता हूं। 25 सीट, 49 भाजपा जीती है, ये 25 माइनस कर देंगे तो 24 बचेगी। 49 में 25 माइनस करिए, 24 बचेगी। और ये गिनती मैं तब की बता रहा हूं भाऊ, जब मिड काउंटिंग हुई थी, मतलब 60% वोट गिने गए थे। अब सोचिए 60% गिने गए थे, ये आंकड़ा आप इसका अंदाजा लगा लीजिएगा आगे 60 पे। कालका सीट से एक निर्दलीय 60% के वोट गिने गए थे, तब उस निर्दलीय को 24,000 वोट मिले थे। 24,000। कालका, जहां से विनोद शर्मा की पत्नी। यमुनानगर में जो बी टीम है उसको 19,000 वोट मिले थे आधी गिनती पे। राडौर में
एक निर्दलीय को, एक बीएसपी वाले को 10,000 वोट मिले थे और रावण की पार्टी वाले को 2,500 12,500 वोट मिले थे 50% काउंटिंग पे, 50% पे। लाडवा में जहां से सैनी जीते हैं, यहां पर एक सरदार सिख चीमा को खड़ा किया था, अभी 45% गिनती हुई थी उस समय, 7,000 वोट उसको मिला था। और एक निर्दलीय खड़ा करवाया गया था, शेर सिंह बड़गामी, एक चौटाला परिवार के कभी करीबी हुआ करते थे, उनकी पुत्रवधू सपना बड़गामी को 5,000 वोट उसे मिले थे। 12,000 वोट 40% गिनती पर जा चुके थे भाजपा कांग्रेस से अलग। पुंडरी में सतबीर भाना और सुल्तान जडौला, इन दोनों को, एक को 26,500 वोट मिले थे और एक को 20,000 वोट मिले थे कांग्रेस वाले को। कांग्रेस वाले से ज्यादा सतबीर भाना को मिला था 27,000 वोट, 26,500 वोट, ये मिड काउंटिंग में। इंद्री से सुरेंद्र बीएसपी के, इनको 40% गिनती हुई थी तो इनको 6,000 वोट मिले थे। असंध में गोपाल सिंह बीएसपी के, इनको 10,000 वोट मिले थे और इंडिपेंडेंट जिले राम को 8,000 वोट, 18,000 वोट मिले थे। ये सब 40-50% की हुई थी, तभी मैं आंकड़े नोट कर रहा था। समालखा में रविंदर, इनको 21,000 वोट मिले थे 20% काउंटिंग में। राई में प्रतीक राजकुमार शर्मा 8,000 वोट मिले थे। सफीदों से जसवीर देसवाल को 19,000 वोट मिले थे और बच्चन आर्या को, ये दोनों निर्दलीय हैं, 8,000, 19 और 8 27,000 वोट मिले थे। नरवाना से जो बी टीम थी उसकी प्रत्याशी को 30,000 वोट मिले थे 40% काउंटिंग में, 30,000। फतेहाबाद से सुनैना को 5,500 और राजेंद्र को 5,500, 11,000 वोट। बरवाला से संजना सतरोड़ को 29,000 वोट, 29,000 वोट जो है वो बी टीम। बाढ़रा से सोमवीर घाबला, इनको 15,000 वोट निर्दलीय मिल चुके थे। भवानी खेड़ा से मास्टर सतबीर को 9,000 वोट मिल चुके थे। दादरी भिवानी झज्जर यही हाल। महेंद्रगढ़ में संदीप सिंह निर्दलीय थे, 19,000 वोट, 50% गिनती पे 19,000 वोट। रेवाड़ी से जहां लालू दामाद थे, वहां से आप और एक इंडिपेंडेंट, 2 यादव थे, ये दोनों कांग्रेस के टिकट के लाइन में थे। इन दोनों को आधी गिनती में 13,000 वोट मिल चुके थे। सोहना से कल्याण सिंह को निर्दलीय 13,000 वोट मिले थे। सुरेंद्र भडाना को बीएसपी से 10,000 वोट मिले थे और जावेद को निर्दलीय 8,000 वोट। 13 और 10, 23 और 8, 31,000 वोट। न भाजपा का है न कांग्रेस का है, 31,000 वोट आधी काउंटिंग में, आधी काउंटिंग। फरीदाबाद एनआईटी, यहां से नागेंद्र भडाना को 20,000 वोट और हाजी साहब को 7,000, 27,000 वोट। बल्लभगढ़ से, जहां पे वो पराग शर्मा जो वेणुगोपाल आप बता रहे थे, वो तो कहीं फाइट में नहीं थी। निर्दलीय शारदा राठौर को, जो कांग्रेस के टिकट की दावेदार थी, उनको 40% मतगणना में 24,000 मिला था और राव राम कुमार निर्दलीय 18,000 वोट। 24 और 18, 42,000 वोट इनको मिला था और बीजेपी प्रत्याशी पीछे थी, जिसको कुल मिला के 8200 वोट मिले। तिगांव से ललित नागर, जो कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे, इसमें वो 10 सीटें भी हैं जो आप कह रहे थे टिकट के में जो गड़बड़ियां हुई। ललित नागर जो टिकट मांग रहे थे उनको नहीं दिया, रोहित नागर को दिया। जब 40% गिनती हुई थी तो रोहित नागर को मिला था 14,000 वोट और ललित नागर को मिला था 22,000 वोट उस समय। सोचिए, अंबाला कैंट, चित्रा हारी है 7,000 वोट से और जिस परी को फल लगाया था शैलजा ने, उसे कुल पूरे जो है मतगणना में कुल 14,000 वोट मिले, 7,000 से हरवा दिया चित्रा को। चित्रा कांग्रेस के सिंबल पे होती तो 8-10 हजार से कंफर्टेबल बिन उसकी थी और अनिल विजहाज थे। मैं 25 सीट गिनवा दिया भाऊ आपको, 25। आपने कहा एक बात और, बस 1 मिनट, मंत्री, जिसके मंत्रियों को खारिज कर दिया जनता ने, मंत्री बनाने वालों को कैसे नहीं खारिज करेगी, ये भी एक सवाल है। क्योंकि जनता अगर इतनी समझदार है तो वो जानती है ना कि मंत्री तो बनाया जाएगा वहीं से, मंत्री बनाने वालों को क्यों नहीं खारिज की। और एक सवाल इसके साथ एडिशनल में जोड़ रहा हूं, आपने कांग्रेस और भाजपा दोनों की व्याख्या की, क्या कांग्रेस के पास होना चाहिए था शिवराज और है कमलनाथ? ये बड़ा फर्क है क्या? होना चाहिए था शिवराज और है हर राज्य में कमलनाथ। वो शिवराज जिसको पता था उसका सब कुछ जा चुका है, सब लुट गया, कुर्सी चली गई, चप्पल चला गया, कपड़ा चला गया, कुछ नहीं है, तब भी दौड़ दौड़ के रैली कर रहा था। वो चाहिए था, वो वहां पे पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया जाता है
और कोई किसी की नहीं, कुर्सी छीन ली गई, वो भी आदमी अनुशासन के दायरे में है। यहाँ शैलजा आज चुनावी हार मिली है, उसमें भी मजे ले रही हैं कि हम तो 60 सोचे थे, लेकिन जो है अभी तो हम संघर्ष करते दिख रहे हैं, वैसे चुनाव लड़ने की मेरी भी इच्छा थी। तो ये जिस पार्टी को शिवराज चाहिए और कमलनाथ है, उस पार्टी की गति क्या होगी? और ये शिवराज और कमलनाथ की जो आप आपने बात की, ये प्रूवन है। हाँ, ये बार बार इन्हीं लोगों को ट्राई किया जाता है। मुझे नहीं समझ में आता कि जब बिहार में पिछली बार जब चुनाव हुए और कांग्रेस ने अपने 8 उम्मीदवार बी फॉर्म देने के बाद बदले और उससे 20 उम्मीदवारों का घाटा हुआ और सत्ता में आती हुई आरजेडी कांग्रेस विपक्ष में रही। हाँ, तब भी इन्वेस्टिगेशन हुआ, तब भी किया, किसने किया, क्या किया, तब भी यही सुरजेवाला और ग्रुप थे। उसके बाद हर राज्य में यही लोग होते हैं। जो चुनाव जितवाते, अच्छा काम करते, उनको बाहर फेंका जाता है। तेलंगाना में जो मोस्ट डिफिकल्ट राज्य था, जब छत्तीसगढ़ में लग रहा था कि सरकार बन जाएगी कांग्रेस की वापस, वहां सरकार उलटफेर हो गया, बीजेपी जीत गई। और तेलंगाना में जहां मैं खुद बोल रहा था कि बीआरएस ने इतना काम किया था, यदि बेनिफिशियरी देखनी है किसी को तो आप तेलंगाना में जाइए। बिजली पानी मुफ्त 24 घंटे किसानों को, और क्या चाहिए? 3 फसल ले रहा है किसान। इतना कुछ होने के बाद कांग्रेस सत्ता में वापस आ गई, क्योंकि लोग केसीआर को थक गए थे, उसके अरोगेंसी से थक गए थे, उसके एटीट्यूड से थक गए थे। तो लोगों को अल्टरनेटिव चाहिए था। कांग्रेस डिवाइडेड हाउस था। एक माणिकराव ठाकरे ने 1 साल रह के सबको एक करके चुनाव जितवाया। उसके बाद लोकसभा चुनाव आए तो उस माणिकराव ठाकरे को गोवा भेज दिया इन लोगों ने। हाँ, क्योंकि यहाँ अलंकार बैजू टाइप्स जो लोग हैं वो माणिकराव को अच्छे पसंद नहीं करते थे। उसका नतीजा खामियाजा क्या भुगतना पड़ा कांग्रेस को? लोकसभा चुनाव में बीजेपी आधी सीट लेके गई। जिस बीआरएस को नकारा कांग्रेस जनता ने, उसी के उम्मीदवारों को कांग्रेस के नाम पे टिकट दिए, वहां से आए हुए भगड़ों को। अरे जनता जिनको रिजेक्ट कर चुकी है उनको फिर आप अपनी पार्टी में लेके टिकट दोगे तो होगा क्या? उसमें हुआ क्या? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने उन 5 जगह पे जो अच्छे कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जो उनको लगा कि आगे पीछे मेरे लिए थ्रेट हो सकता है, उनको लोकसभा में टिकट ही नहीं मिलने दिया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने ऐसा वहां जनरल सेक्रेटरी वहां पे इंचार्ज भेजा जिसको तेलंगाना समझने में शुरुआती हुई थी। लेकिन जिसने तेलंगाना का विधानसभा लड़वाया, 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद वहां लोकसभा है, तो आप क्यों नहीं उसी को रिपीट करते? क्योंकि आपको अपने निजी स्कोर सेटल करने होते हैं, पार्टी का कोई लेना देना नहीं पड़ा। मैंने राहुल गांधी जी के मुंह पे भी बोला था कि मुझे दया आती है तुम्हारी, किस लिए मेहनत करते हो? बोला फॉर द पार्टी। मतलब विच पार्टी? कांग्रेस। वेयर इज कांग्रेस? जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्लीपर सेल ऑफ बीजेपी, सेक्रेटरी स्लीपर सेल ऑफ बीजेपी। संगठन में कौन होना चाहिए? संगठन में वो लोग होने चाहिए जिनको टिकट की आस नहीं, जो टिकट नहीं मांगते, जो संगठन के लिए काम करते। अभी इन्होंने एक लंबे चौड़े 70 लोगों की एक टीम बनाई, सेक्रेटरीज अनाउंस किए खड़गे साहब ने। उस 70 में कम से कम 35-37 से ज्यादा, आधे से ज्यादा लोग चुनाव के टिकट के दावेदार हैं। तो वो संगठन के लिए काम नहीं करते, वो यहां आके अपना लॉबिंग करते हैं। तेल लेने गया संगठन, कैसी पार्टी चलेगी? मैं इस पे अलग मैं चाहता हूं कि आप इस पे अलग एक शो करें कि कांग्रेस कैसे डूब रही है और क्यों डूब रही है। और जो लोग ये कहते हैं कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, हम लिख के दे रहे हैं, हमको सिर्फ संगठन में काम करना है, उन्हें जगह नहीं मिलती। क्यों वो गणेश परिक्रमा नहीं करते? वो पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, नेताओं के लिए बाकी अय्याशियों के साधन नहीं जुटाते। मतलब ये ऐश ग्राहक कर दिया अपना पूरी पार्टी को ये कांग्रेस ने। बीजेपी ने 10 हथकंडे अपनाए होंगे। हाँ। और बीजेपी 2014 से ये हथकंडे अपनाती आ रही है, किसको मालूम नहीं किया?
हाँ। 2019 के चुनाव में क्या हुआ मालूम नहीं है, उसके बाद गुजरात के चुनाव में क्या हुआ मालूम नहीं है। हर बार आप कभी मशीनें बदलने की बात होती है, कभी क्या होती है, आप विजिलेंस होते हो, लेकिन आप एक कदम बीजेपी का आगे क्यों नहीं सोचते? आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मशीनें वहां पे चार्ज कैसी हो गई? पहले आते से पहले मशीनों का चार्ज देखो, मशीनों की कंडीशन देखो। स्टैलिन ने फॉर्म 17, अपने फॉर्म 17 तो हर आदमी को मिलता है ना, हर एजेंट को तो मिलता है ना। स्टैलिन ने क्या किया? स्टैलिन ने फॉर्म 17 पार्टी के वेबसाइट पे लोड कर दिए। तो सारी दुनिया को मालूम पड़ गया कि कितना वोटिंग हुआ है। जब वोटिंग की गिनती हुई तो कम से कम जिनको घपले करने, उनको ये तो मालूम है कि ये हमाम में सब अभी सब मामला ओपन हो गया है, रायता फैल गया, अब इसमें नहीं सपेटा सकता। 90 सीटों के लिए सीट टू सीट मार्किंग नहीं कर पाए। आपके एजेंट अंदर बैठे हैं, आप इलेक्शन कमीशन को कहते हो कि क्यों काउंटिंग रुकी, क्यों काउंटिंग रुकी? आप अपने वॉर रूम में जाके चेक करिए ना, 90 सीटों पे कौन सी कितने बूथ है, कितने काउंटिंग सेंटर होंगे, एक सीट पे कितना काउंटिंग सेंटर होगा? क्या कांग्रेस के पास 500 ऐसे वॉलंटियर नहीं है कि जो काउंटिंग सेंटर के अंदर वर्कआउट करे और देखे कि क्या हो रहा है? कैसा हमारा उम्मीदवार 600 से आगे था और एकदम 1200 से पीछे चला गया है, और जो इंडिपेंडेंट 2000 जिसको वोट थे उसके एकदम 1000 कैसे रह गए? वोट बढ़ सकते, कम तो नहीं हो सकते ना? क्या इधर के उधर तो वोट नहीं के दले हैं, एंट्री तो नहीं गलत हो रही है? ये कितने लोगों ने देखा? आप ये नहीं कह सकते कि हमको पता ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है, ये सोच समझ के करना चाहिए। आखिरी एक बात और, आपने कहा ना कि ये मशीन में क्या हुआ, परसेंटेज क्या हुआ, ये मशीन नतीजों के बाद हर बार मशीन, वो नायब सिंह सैनी ने ठीक कहा था कि मशीन की बात होगी, क्यों नहीं होगी, होगी मशीन की बात। लेकिन ये कांग्रेस की बात आजकल क्या है, बीजेपी के लिए खासियत है, वो जानते हैं कि मशीन में क्या है तो वो मशीन की बात करना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली, वो इसको कौन सा सिंड्रोम बोलते हैं। ये एक कहानी है कि जो चोर चोरी करके भागता है, वो सबसे ज्यादा चिल्लाता है चोर 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 चोर, तो लोग उसके साथ चोर पकड़ने घूमते हैं। हाँ, उसी के साथ चोर पकड़ने घूमते हैं, एग्जैक्टली। लेकिन मेरा सवाल ये था कि ये कांग्रेस अभी आया, हार गए, अब फिर कोई नई प्लानिंग होगी, कहीं राहुल पदयात्रा करेंगे, कहीं मैकेनिक, क्या कहीं कुछ करेंगे। कांग्रेस के जो जितने वेणुगोपाल से लेकर के जितने हैं, ये सब फिर मजे में फिर महाराष्ट्र निपटाने चले जाएंगे, चलो महाराष्ट्र में कैसे बर्बाद करें। अभी इनके पास भाई देखिए, एक चुनाव हारने के बाद ये शर्मसार नहीं होते। यही वेणुगोपाल जी अब महाराष्ट्र में 4 टिकट और देंगे, क्योंकि टिकट देना इन लोगों ने अपना धंधा बना लिया है। और इससे मैं राहुल गांधी को छोड़ता नहीं हूं, इसमें बिल्कुल नहीं छूटेंगे, कैसे छूट जाएंगे? ये सारी चीजें राहुल गांधी को पता है, उनके संज्ञान में है। यदि संज्ञान में होने के बाद भी यदि 40 चोरों की टीम वो अपने साथ में रखते हैं तो उनका नामाकरण अलीबाबा ही होगा। वो भी नहीं कह सकते कि मैं पाक साफ हूं, मैं क्या करूं, ये 40 जिसके पास 40 चोर है वो अलीबाबा कहलाएगा। तो आपको कितने लोगों ने कंप्लेंट कर दी? क्या उत्तर प्रदेश में संदीप सिंह को लेके कंप्लेंट्स नहीं है? एक कांग्रेसी बोलता है, आप किसी कांग्रेसी को चले जाओ, आपको समोसा खिलाएगा, चाय पिलाएगा और कहेगा कि भाऊ अगर संदीप को मिल जाए। जिस दिन मैं आदरणीय स्वर्गीय किशन पटनायक जी के स्मृति में व्याख्यानमाला में व्याख्यान देने गया था इलाहाबाद, उस दिन इलाहाबाद में कांग्रेस की मीटिंग थी, क्या जूते चले हैं आपस में। ये बाई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, किस मुंह से सीटें मांगेंगे अखिलेश को? 10 में से 5 दो, जो अपना कुनबा नहीं संभाल सकते। संदीप सिंह पूरे पार्टी की मजबूरी कैसा हो सकता है? बताइए। संदीप सिंह कैसा मजबूरी हो सकता है? किशन लाल शर्मा जिन्होंने इतने साल रायबरेली और अमेठी संभाला, क्या आपको उत्तर प्रदेश में कोई आदमी मिलता है जो उनको गाली देता हो?
आज भी किशन लाल जी का नाम इज्जत से लोग लेते हैं, और उन्होंने सीट लड़ी तो स्मृति ईरानी को हरा के जीत के आए हैं, क्योंकि व्यक्तिगत व्यवहार। लेकिन किशन लाल शर्मा के सामने संदीप का नाम लो तो वो भी हाथ जोड़ लेते हैं। हाँ, अरे मेरे बाबा, मुझे हरियाणा में उत्तर प्रदेश कांग्रेस, मैंने क्या कहा, वो संदीप सिंह वहां क्यों? एक विदर्भ का बड़ा संगठन का आदमी घर बैठ गया। मैंने बोला क्या हो गया? बोला नहीं, हमें बोला गया था कि यदि आपको सेक्रेटरी वगैरह बनना है तो आप बैजू जी से बात करवाओ। अब राहुल गांधी की सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक देखने वाले तय करेंगे कि पार्टी में सेक्रेटरी कौन बनेगा। जब पार्टी की ये नौबत आ जाती है तो कौन इज्जतदार आदमी पार्टी के लिए काम करेगा? जब पार्टी के लिए, संगठन के लिए दिन रात काम करने वाले लोग अलग हो जाएंगे तो फिर ये ऐसे हादसे होंगे जो हरियाणा में हुआ। ये हादसा ही था, बिल्कुल सही आपने कहा, हादसा था ये। मैं बीजेपी को आज से नहीं, सालों से देखता हूं। 2014 के बाद बीजेपी का कैरेक्टर खराब हो गया, बात अलग है, लेकिन मैंने खुशबू ठाकरे वाली भी बीजेपी देखी थी। मजा नहीं बीजेपी के कार्यालय में लोगों का जमघट लगे ना। कार्यकर्ता पार्टी की यहां क्या कर रहा है? अपने क्षेत्र में जाइए, काम करिए। ये जो भीड़ लगाने वाली कांग्रेसी संस्कृति है, इस नेता के पास बायोडेटा लेके जा, उस नेता के पास बायोडेटा लेके जा, ये बीजेपी में शुरू हुआ। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए इस चुनाव के नतीजे को, ये अभी हम सिर्फ नतीजों के बात कर रहे हैं। अभी माइक्रो लेवल पे हम वादा करते हैं कि जब 90 सीटों के नतीजे अपलोड होंगे चुनाव आयोग के वेबसाइट पे, तो बूथ वाइज आंकड़ा मिलता है। तो जैसा विश्लेषण हम चुनाव के लिए करते थे, तो चुनाव के नतीजों के बाद भी करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे। और बताएंगे कि जैसे आपने 25 सीटें गिनाई, मुझे बताओ ये 25 जगह ये इंडिपेंडेंट और ये लोगों को हैंडल किया जाता, तो आज कांग्रेस कितने पे थी? हाँ, 25 जोड़ दीजिए उसमें। अरे भाजपा वहीं आ गई जहां हम लोग अनुमान लगाए थे। ये 25 घटा दीजिए, 24 पे, 24-25 पे। तो कुल मिलाकर ये जो कई बार हम बोलते भी कि कांग्रेस ने पीएचडी की हुई, हारी हुई जीती हुई बाजी हारने की। राहुल गांधी आगे भीड़ इकट्ठा हो जाती है, राहुल गांधी चले जाएंगे भीड़ गायब हो जाती है, फिर कार्यकर्ता नहीं मिलता झंडा पकड़ने को। तो राहुल गांधी को भी देखना होगा कि जो मुंह के सामने ही हा करते हुए घूमते हैं, उनको आज मध्य प्रदेश में राउट हुआ पार्टी का। मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें हार गए। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह अपनी सीट हार गया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ अपने बेटे को नहीं जितवा कर पाया। क्या इन लोगों को नैतिक अधिकार है कि ये पार्टी में बने रहे? अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं संभाल पाए कमलनाथ जी। छिंदवाड़ा को उन्होंने स्वर्ग बनाने की बात की थी। राजा सारी दुनिया को ज्ञान देता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अपना राघवगढ़ नहीं संभाल पाए, अपना घर। तो जब ये सारी चीजें हैं तो इन पे क्या एक्शन हुई? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो लोकसभा में हश्र हुआ पार्टी का, उस पे पार्टी ने क्या एक्शन लिया? कल फिर कोई चुनाव होंगे तो इन्हीं लोगों को बुला के बोला जाएगा, पिछली बार आपने डुबाया था, वो ठीक से नहीं डूबे थे, इस बार अच्छी तरह से डुबाना। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बावरिया बावरे होके घूम रहे थे, उनकी जवाबदेही बनती है। वो जवाब दे क्यों पानीपत हुआ है, वो जवाब दे कि गलती कहां हुई है, और तब उन्होंने क्यों नहीं उस पर ऑब्जेक्शन उठाया। हुड्डा जी कुछ बोल दे, जय हुड्डा जी, शैलजा जी को डांट दे, जय शैलजा जी। बिना पेंदे के लोटे ये खुद डूब गए, पार्टी को डूबा दिया। और मुझे पार्टी से कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस डूबती है डूबने दो, हरियाणा के लोगों की आकांक्षाओं पे पानी फेरती। नहीं तो यही हरियाणा, यदि इनको लगता है कि इतना मोदी जी पे विश्वास होता, तो इसी हरियाणा में मोदी जी ने 4-4 लाख की रैलियां एड्रेस की।
हम्म। उन मोदी जी को खाली कुर्सियां नहीं देखनी पड़ती, वास्तविकता, नतीजा, उसके बीच में क्या हुआ ये जानना जरूरी, इसलिए आज का शो था। और बाकी ये मशीनों पर चर्चा आज हो रही है, कल खत्म हो जाएगी। ये कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, कल भूल जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट में लड़ने कौन जाएगा? एडीआर जाएगा। लड़ने कौन जाएगा? वकील जाएगा। मैं आज भी कांग्रेस को एक सवाल पूछूंगा, क्या कांग्रेस के जिला लेवल के अध्यक्ष हरियाणा में आज भी अपॉइंटेड है या नहीं? मेरे मित्र एक स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो मीडिया इंचार्ज बन के हरियाणा में चुनाव के लिए गए। उन्होंने कहा, अशोक जी मैं क्या बताऊं, पार्टी कार्यालय पे ताला है, अंदर कोई है नहीं। चुनाव के मौसम, पार्टी कार्यालय में स्टाफ ही नहीं, पार्टी कार्यालय चल रहा है। और संगठन वहां जिला अध्यक्ष भी यदि बना नहीं सकते तो ऐसे अध्यक्ष को क्या करना? स्पोक्स पर्सन कौन है उनको पता नहीं, लोगों को। ये हरियाणा चला रहे। हरियाणा में कांग्रेस नहीं चल रही थी, फ्रेंचाइजी चल रही थी। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान खुद चुनाव हार गए। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान खुद चुनाव हार गए। दलित चेहरा थे और होडल से चुनाव मैदान में थे, हार गए खुद चुनाव। और फिर बात वही में कहा कि फिर मशीन की बात आएगी, बयानबाजी कर लेंगे और फिर अगले चुनाव में अगले राज्य में बेड़ागर्क करने चले जाएंगे। सुप्रीम, मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर लड़ाई ही लड़नी है तो सुप्रीम कोर्ट में आप क्यों नहीं मजबूती से लड़ते हो? वहां जाता है कौन लड़ने? एडीआर जाता है। वो बेचारे जो है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के लिए वो दिन रात लड़ाई करते हैं। वो कहां से पैसा जुटाते हैं, कहां से फंड लाते हैं, कहां से वकील करते हैं, और बार बार उनकी याचिकाएं खारिज होती हैं। लंबी याचिकाएं चलती हैं तो टिप्पणी के साथ खत्म हो जाती हैं, लेकिन वो लड़ते हैं। वकील कई हैं, वो लड़ते हैं। तो लड़े एडीआर, लड़े अशोक वानखेड़े, लड़े तमाम पत्रकार। और ये ये कह रहा हूं, मुझे कड़वी बात है। हुड्डा जी का स्टेटमेंट याद आता है, ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं, लेकिन अब जनता आपसे टायर्ड हो गई है और कांग्रेस आपको रिटायर करे, अच्छा है। बिल्कुल होना चाहिए। ये लड़े सब और वही मजा मारे गाजी मियां, तो वो वाला काम अब नहीं हो पाएगा। और नहीं तो यही दुर्गति महाराष्ट्र में और झारखंड में अभी मान लीजिए। मैंने कल हो जाएगी 100%। भाऊ कल एक मैंने शो किया था, आखिर में फिर चर्चा आज बड़ी वो है बातें कहने के लिए। कल रात में मैं लिस्ट आपको बताऊं तो आप चौंक जाएंगे। कल रात में नड्डा के घर मीटिंग हुई झारखंड को लेकर के, अभी यहां का नतीजा नहीं आया। ये चुनाव हम भाजपा की पॉलिसी की वजह से आलोचना करते हैं, उस तानाशाही रवैये की वजह से, उस दमनकारी रवैये की वजह से, संविधान विरोधी रवैये की वजह से आलोचना करते हैं। लेकिन चुनाव के लिए देखिए गंभीरता, यहां नतीजे नहीं आए। झारखंड में भी डेट अनाउंस नहीं हुए हैं। कल नड्डा के घर मीटिंग में कौन पहुंचा? नड्डा के घर मीटिंग में अमित शाह पहुंचे, अपने घर बुला सकते थे और नड्डा बिना चप्पल पहने जाते। शाह पहुंचे, उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा, बाबूलाल मरांडी, शिवराज सिंह चौहान, अन्नपूर्णा देवी सांसद और केंद्रीय मंत्री है झारखंड से, नागेंद्र नाथ त्रिपाठी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद समीर उरांव, ये सारे नड्डा के घर थे। और कई घंटे लंबी मीटिंग चली है प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर के। और उसमें भी पहला फेज जिस पर मंथन हुआ है वो 28 सीटें जो आदिवासी बहुल हैं, जहां पर लग रहा है कि खाता नहीं खुलेगा। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें आदिवासी बहुल थी, एसटी सीटें, पांचों हार गए थे। खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा, राजमहल, दुमका, पांचों हार गए थे। लेकिन तैयारी देखिए, उन 28 सीटों के लिए डेट अनाउंस होने से पहले नड्डा के घर बैठक हो रही है और प्रत्याशियों की सूची करीब करीब फाइनल हो गई है। ये भी आपको बताऊं, करीब करीब फाइनल। अब सोचिए, इनको अभी झारखंड में आप कांग्रेस चले जाएंगे। आप कांग्रेस को इतना दोष मत दीजिए, कांग्रेस भी तैयारी करती है। अब कांग्रेस के लोग यही वेणुगोपाल टाइप से जितने भी है, ये जो स्लीपर सेल है, ये अब सब झारखंड में ग्राहक ढूंढेंगे। हाँ, कौन कितना देता है ये भी तैयारी करते हैं। ये टिकट बेचने की तैयारी करते हैं, ये पार्टी को बेचने की तैयारी करते हैं, ये इनकी तैयारी।
चलिए बातें अब चुनाव खत्म हो गया। हम लोग कई बार कहे हैं, हम एक चीज है, हमारी अच्छाई हो बुराई हो, मैं मेरे बड़े भाई भाऊ जो भी होता, हम अपने मन की बात खुल के आपसे करते हैं, क्योंकि आप हमें सुनते हैं, देखते हैं। चुनाव के दरमियान कुछ चीजें फिर भी बहुत सारी हमने 3 वेणुगोपाल, दीपक बावरिया, शैलजा, इन्होंने कौन कौन सीट पर प्रत्याशियों खेल किया था, हमने आपको बताया था। हमने बताया टिकट बंटवारे में खेल किया है, बताया था। हमने बताया कि आपस में लड़ रहे हैं, इसका नुकसान क्या होगा। लेकिन इसके बावजूद आशीष, इसके बावजूद भी मुझे लग रहा था, जनमानस का मूड देख के लग रहा था कि आर पार की लड़ाई करने में जनमानस तैयार है। उन्होंने लड़ाई करी भी, उन्होंने बराबरी का वोट यदि कांग्रेस को दिया है तो इसका मतलब कांग्रेस को उन्होंने मतदान किया है, ऐसी बात नहीं। सीट कन्वर्जन क्यों नहीं हुआ, ये कांग्रेस की मूर्खता से नहीं, कांग्रेस वो फैक्टर उसके लिए कांग्रेस को हरियाणा की जनता ने माफ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हमें आप इजाजत दीजिए, हम ऐसे अभी जो भी राज्य होगा जहां पर भी ये बेसिकली कांग्रेस के लिए, हम नहीं, कांग्रेस को तो अब कांग्रेस के भी एक एक धागे खुलेंगे, कांग्रेस के लिए हम शो नहीं कर रहे हैं। ये देश के जनमत के लिए, देश में जनता की जो आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं के लिए, और इस लोकतंत्र की आकांक्षाओं के लिए, इस संविधान की आकांक्षाओं के लिए हम करेंगे। और इस हार की, जो हार खुद ब खुद अपने ही सेल्फ गोल करके इन्होंने मतलब अपने लिए बनाया है, वो हार का ताज, उस ताज का एक एक जो नगीना है, एक एक हीरा मोती, वो निकाल के दिखाएंगे। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। नमस्कार।